महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, हर परिवार में कुछ खास तरह की प्रथाएं, कुछ खास तरह के रीति रिवाज होते हैं जो किसी याद से, किसी सम्मान से जुड़े हुए होते हैं और उस परिवार में उस प्रथा को पालन करने की हमेशा कोशिश की जाती है। मगर कोई प्रथा या रिवाज किसी कारण से अगर बंद कर दिया गया हो तो उसके साथ जरूर कोई दुर्घटना या अभिशाप जुड़ा हुआ होता है, जिसे बंद रखने में ही भलाई होती है, क्योंकि उसे दोबारा शुरू करना किसी अभिशाप को जगा देने और किसी अनिष्ट के होने की आशंका को स्पष्ट कर देता है। आज कहानी एक ऐसी ही खेल की जो खेल जानलेवा खेल में बदल गया। जतिन और दीपेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ ही हॉस्टल में भी दोनों रूममेट थे, मगर धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी अंतरंगता में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसीलिए दिवाली की छुट्टियों में इस बार जितेश दीपेन को अपने साथ अपने गांव ले जा रहा था। आज हॉस्टल में छुट्टी का माहौल चालू हो चुका था। ज्यादातर लड़के या तो आपस में गप मार रहे थे या फिर कल की छुट्टी में जाने के लिए कपड़े जमा रहे थे। दीपेश और जतिन भी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। देख दीपेश, एक बात बताऊं, हमारे गांव में जो है काली पूजा बड़ी जबरदस्त होती है और आज ही नहीं, कई सालों से ये क्रम चला आ रहा है। हमारे दादे परदादों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि आज जमींदारी नहीं रही, मगर घर के लोग आज भी उसी तड़क भड़क को बनाए रखने की कोशिश करते। वैसे साल भर वो घर खाली ही रहता है, समझो 2-4 नौकर और मेरे बड़े पिताजी वहां रहते हैं। बड़े पिताजी ने विवाह नहीं किया है, गांव की खेती बाड़ी की देखभाल वही करते। बाकी मेरे चाचा पिताजी वगैरह शहर में आकर बस गए और हम लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त। इसी बहाने सभी कजन्स, परिवार वाले सब इकट्ठा हो जाते। ये तो नियम है कि हर काली पूजा में हम सब एक साथ वहीं होते हैं। इस बार तो तू चल रहा है, देखना क्या तड़क भड़क की बात है। और हाँ, एक समय एक और प्रथा थी, मगर आजकल उसे बंद कर दिया गया है। कैसी प्रथा? एक तरह का खेल था, ठीक से मुझे पता नहीं है, मगर लुका छिपी तरह का कोई खेल होता था और वो एक नियम की तरह था कि हर नरक चौदस की रात को जब घनघोर अंधेरा होता है तो वो खेल खेला जाता था। मगर किसी दुर्घटना की वजह से करीब 25-30 साल पहले उस खेल को बंद कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ और पता? इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है यार, ये तो बड़े पिताजी ही अच्छे से बता पाएंगे। गांव पहुंचकर उनसे अच्छे से जानकारी ले लेंगे। हाँ यार, अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, खासकर उस खेल के बारे में जानने के लिए। अगले दिन ट्रेन से वो दोनों गांव पहुंच गए। गांव में काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। घर में करीब 17-18 लोग थे। इनमें
जतिन की बहन रागिनी भी थी। दीपेश एक नजर में उसे देखकर आकर्षित हो गया था। नवयौवना, सुंदर, गठीली काया की लड़की थी, मगर उसने दीपेश की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि भाई का दोस्त होने के नाते हाय हेलो तो किया जा सकता था, मगर दीपेश को ऐसा लगा कि शायद रागिनी अनजान लड़कों से बात ही नहीं करती है, या फिर रूप गर्विता होने की वजह से लड़कों को भाव देना उसका स्वभाव नहीं है। दीपेश भी कहां हार मानने वाला था। उसे तो रागिनी से बात करने की जैसे जिद चढ़ गई थी। ठंड की रात को जल्दी अंधेरा हो जाता है और गांव में ठंड तो जबरदस्त पड़ती है, मगर इस ठंड का असली मजा दीपेश अभी उठा रहा था। परिवार के लगभग सभी सदस्य इस वक्त घर की छत पर उपस्थित थे। वैसे जमींदार परिवार का यह घर भी अपने आप में आलीशान था। घर की एंट्रेंस में ही सिंह द्वार बना हुआ था, जिसमें 2 बड़े बड़े हाथी की मूर्तियां थी। हालांकि समय के साथ मूर्तियां थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, मगर अपनी शोभा अभी भी वर्तमान करे हुए थे। घर से थोड़ी दूरी पर ही एक भव्य मां काली का मंदिर था। यहीं पर पूजा होनी थी। घर भी 2 मंजिला था। पहली और दूसरी मंजिल में सब लोग रहते थे। तीसरी मंजिल में एक बड़ा खुला सा छत था। छत के एक कोने एक कमरा था जो हमेशा बंद ही रहता था। इस वक्त आसपास हल्का कोहरा छाया हुआ था और छत पर सब लोग एकत्रित थे। घर के रसोइया बड़ी ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। दोपहर का खाने का स्वाद तो दीपेश की जबान पर अब भी था। अब सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और साथ में चल रहा था शाम की चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। अचानक ही जतिन के बड़े पापा बोल पड़े, तो बेटा दीपेश, कैसा लग रहा है हमारा गांव? जी काफी अच्छा। मैं तो पहली बार ऐसे ग्रामीण परिवेश में आया हूं। हाँ, और ये जो इलाका देख रहे हो, ये पहले गांव का हिस्सा नहीं था। यहां पूरा घना जंगल हुआ करता था। बाद में हमारे पूर्वजों ने इस हिस्से को अपनी जमींदारी में लिया और फिर गांव का हिस्सा बन गया। तुम्हें पता है जमींदारी से पहले हमारे पूर्वज क्या काम करते थे? नहीं। वो डाकू थे। क्या? हाँ, डाकू। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही खूंखार और क्रूर। अंग्रेज सरकार तो उनके नाम से ही कांपती थी। जब डकैती पर निकलते थे तो गांव के गांव तबाह कर आग लगा कर आते थे और इसी डकैती से बहुत सारा पैसा जमा किया था। वो जो मंदिर है वो हमारे परदादा ने ही बनाया था। डकैती से पहले उसी मंदिर में वो नरबली देकर डकैती में निकलते थे, मगर फिर समय के साथ कुछ पूर्वजों ने डकैती से तौबा कर ली और सारे धन के जरिए जबरदस्ती ही सही इस गांव के जमींदार बन बैठे। मगर जमींदार बनने के बाद भी उनकी क्रूरता कम नहीं हुई। गांव के किसानों को उन्होंने बहुत तंग किया था। लगान के नाम पर लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। आज सोचता हूं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने लोगों के साथ कितना अत्याचार किया। अरे छोड़िए ना अंकल ये सब बातें, आप भी कहां पुरानी बात लेकर बैठ गए। जतिन बोल पड़ा, हाँ बेटा सही बात है, ये सब बातों से तुम लोगों का मन क्यों खराब करूं? त्योहार मनाने आए हो तुम। अच्छा अंकल, वो
खास खेल क्या था? जतिन बता रहा था कुछ। हाँ, अरे उसे तो बंद हुए 25-30 साल हो गए। मगर बंद क्यों हुआ? एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से उस खेल को बंद कर दिया गया। अब उन पुरानी बातों को रहने दो, कहां वहां जाए। मगर बताइए ना, आखिर वो खेल क्या था? अच्छा, तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। हर नरक चौदस की रात घर के सभी सदस्य मिलकर वो खेल खेलते थे। उस खेल में घर के सभी रोशनियां बुझा दी जाती थी। फिर कागज की चिट बनाई जाती थी जिसमें से एक चिट पर मैं यहां हूं लिखा जाता और बाकी सब खाली होती। सब अपने मन से चिट उठाते और घर पर इधर उधर फैल जाते। अब या तो वो एक दूसरे को ढूंढते या छुपने का प्रयास करते। जब दो लोग आमने सामने पड़ जाते तो अगर खाली चिट वाले होते तो एक दूसरे को देखकर मैं यहां हूं कहते। इससे पता चल जाता कि उनके पास लिखा हुआ चिट नहीं है। और अगर लिखी हुई चिट वाला व्यक्ति किसी के सामने पड़ता तो वो कुछ नहीं कहता। सामने वाला जब उससे कहता मैं यहां हूं, वो चुपचाप उस जगह बैठ जाता। इससे सामने वाले को समझ में आ जाता कि वही चिट वाला व्यक्ति है। वो भी उसके पास आकर बैठ जाता। फिर धीरे धीरे सब लोग उनको ढूंढते और मैं यहां हूं कहते। जिनके पास खाली चिट है वो इसका जवाब देते, जिसके पास लिखी हुई चिट है वो कुछ नहीं बोलता। इससे वो भी समझ जाता कि उसने असली व्यक्ति को ढूंढ लिया है। इस तरह धीरे धीरे सारे लोग वहां इकट्ठे होते और जब ये स्पष्ट हो जाता कि सारे खिलाड़ी वहां आ चुके हैं, तब सबसे आखिरी में पहुंचे व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ती। सजा भी कुछ मजेदार सजा, जैसे नाच कर दिखाना, किसी के कहे कोई खास काम करना, तालाब में से मछली पकड़कर सबको पकाकर खिलाना। ऐसे सिम्स इंटरेस्टिंग। मगर इसे बंद क्यों किया गया? जतिन बोल पड़ा। कहा ना बेटा, कोई एक दुर्घटना हो गई थी, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया। फिर से खेलने में कुछ बुराई तो नहीं है? दीपेश ने कहा। नहीं नहीं, फिर से वो खेल नहीं। मगर क्यों अंकल? ये बहुत मजेदार खेल है, खेल सकते हैं हम। दीपेश ने पहली बार रागिनी की आवाज सुनी। इसके बाद घर के बाकी सदस्य भी इस खेल को खेलने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। अंततः थक हार कर अंकल को ये बात माननी पड़ी। ठीक है, अगर तुम सब इतना जोर दे रहे हो तो खेलते हैं, मगर दो खास शर्तें सुन लो। कोई भी घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं जाएगा, और दूसरी बात, छत का जो आखिरी का कोने वाला कमरा है वहां कोई नहीं छुपेगा। मगर क्यों, वहां ऐसा क्या है? जतिन बोल पड़ा। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे जमींदार पूर्वज भी कुछ कम न थे। गांव वालों पर वो बहुत अत्याचार करते थे और लगान न देने वाले किसानों को डराया धमकाया जाता, और जब उस पर भी वो नहीं मानते तो उसे या उसके पूरे परिवार को ही पकड़कर उस कोने वाले कमरे में बंद कर दिया जाता, जहां उन्हें भूखे प्यासे रखकर बहुत अत्याचार किया जाता। इस पर भी अगर वो ना मानते तो अंतिम सजा थी वहीं पड़े पड़े मौत, और मरने के बाद उनकी लाशों को घर के पीछे वाले मैदान में गाड़ दिया जाता था। कहते हैं आज की रात वही अतृप्त आत्माएं घर के पीछे घूमती है, इसलिए घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, और वो कमरा भी अभिशप्त ही मानते हैं, इसलिए हम में से कोई वहां नहीं जाता है। तो उस कमरे को ताला क्यों नहीं लगा देते? दीपेश ने पूछा। नहीं लगा सकते बेटा, नहीं लगा सकते। कोशिश की थी उस कमरे को ताला लगा के रखने की, मगर ताला लगाते ही साथ जैसे जैसे अतृप्त आत्माओं की
पूरा नर्किक समूह वहां जीवित हो जाता है। उस कमरे से भयानक तरह की चीखें, रोने की आवाज आने लगती है। अंदर से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं और दरवाजे को तोड़ डालना चाहते हैं, मगर ताला खोलते ही साथ सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए अपनी सावधानी रखकर हम इस घर में रहते हैं और उस कमरे में कोई नहीं जाता है। तुम लोग भी नहीं जाओगे। सारी बातें क्लियर करके खेल शुरू हुआ। प्रथम राउंड में ही खेल बहुत मजेदार चल रहा था। चिट रागिनी के पास था। धीरे धीरे रागिनी को सबने खोज लिया और सीढ़ी के पास सब इकट्ठा हुए। अंत में रागिनी बोल पड़ी, लगता है सारे लोग यहां आ चुके हैं। अंकल ने माचिस से रोशनी की और कहा, चलो गिनकर देख लेते हैं, और गिनना शुरू किया। इस वक्त खेल में कुल मिलाकर 14 लोग थे, मगर जब अंकल ने उन्हें गिना तो गिनती 15 की आई। सब चौंक पड़े। पहले तो सबने अंकल की जानबूझकर की गई गलती समझकर उसे एक जोक समझकर हंसी उड़ाई। अंकल ने एक और माचिस जलाकर दोबारा से गिनती की, मगर अब की बार भी गिनती की संख्या 15 ही निकली। सब चौंक पड़े। जतिन ने उठकर कहा, आप हटिए, मैं गिनता हूं। उसने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहां? 14 लोग ही तो थे। सारे लोग वहां आ चुके थे। पहले राउंड में घर के एक नौकर को सजा मिली, सबके लिए चाय बनाकर लाने की। सबने गरमा गरम चाय पिया और खेल का दूसरा राउंड शुरू हुआ। दीपेश आंगन में ही घूम रहा था। तभी अचानक मुख्य द्वार के पास उसने एक परछाई देखी। वो दौड़कर वहां गया और बोल पड़ा, मैं यहां हूं। मगर उस परछाई से कोई भी जवाब नहीं मिला। अपितु परछाई पास ही के दीवार के पास जाकर बैठ गई। दीपेश समझ गया कि यही वो व्यक्ति है जिसके पास चिट है। अंधेरे में कुछ स्पष्ट तो नहीं हो रहा था, मगर वो परछाई एक महिला की थी। अब घर में इस उम्र और कदकाठी की महिला तो एक ही थी। दीपेश को तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। वो भी जाकर उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे 1-2 प्रश्न पूछ डाले उसने, मगर उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दीपेश को मन में चिढ़ भी हुई। अरे यार, हद है ये लड़की। अब यह आसपास तो कोई है नहीं, तो मेरे सवालों का जवाब देने में हर्ज की क्या है। अरे ऐसा कोई बुरा भी नहीं है वो दिखने में, और कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं कर रहा है, सिर्फ सामान्य से प्रश्न ही तो पूछ रहा है। फिर आखिर रागिनी को किस बात का इतना घमंड है। मगर इस हाल में भी उसे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि जो भी हो, रागिनी के साथ 2-4 पल बिताने का मौका तो मिल गया था उसे। बातों ही बातों में दीपेश ने अचानक ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए रागिनी के बाहों को छू लिया। मगर अगले ही पल वो चौंक उठा। अजीब सा ठंडा स्पर्श था रागिनी का। मगर फिर दिमाग में बात आई कि आज ठंड भी तो जबरदस्त पड़ी है,
और इस वक्त तो इस खुले आंगन में बैठे हैं। शरीर ठंडा होना स्वाभाविक है, मगर हां, उसकी बाहें बेहद कोमल थी, बिल्कुल फूल जैसी। सच में रागिनी बहुत ही प्यारी है। तभी घर का एक सदस्य वहां से आ निकला। उसे पता चला कि दीपेश के पास चिट नहीं है, मगर जिसके पास वो बैठा है उसके पास चिट है। और यही क्रम आगे जारी रहा और घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो गए। तभी अचानक जतिन वहां आया और बोला, यहां सबसे पहले कौन आया था? सबने दीपेश के बारे में बताया। उसने कहा, इसे ना रतौंधी है, इसलिए बेचारे को अंधेरे में नहीं दिखता है। गुलाब के गमले को न जाने कौन सा इंसान समझ के महाराज यहां बैठ गए। अरे चिट तो मेरे पास थी, मुझे कोई खोज ही नहीं पाया, और ये भाई साहब न जाने किसको मैं यहां हूं कहकर बिना जवाब पाए यहां बैठे हुए हैं। सभी चौंक पड़े और सबसे ज्यादा चौंका था दीपेश, क्योंकि सच में वो एक गुलाब के गमले के पास बैठा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो उसने छुआ भी था। वो कोमल सा ठंडा स्पर्श इस गुलाब के गमले का नहीं हो सकता है। तो फिर? मगर अभी अपनी इस बात को रखकर वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। घर के लोग उसे डरपोक समझ बैठते। खेल का अगला राउंड शुरू हुआ। दीपेश घर में ढूंढता हुआ घूम ही रहा था कि अचानक एक कमरे के पास उसने जतिन को देखा। जतिन बेहद घबराया हुआ सा खड़ा था वहां। दीपेश उसके पास गया और बोला, क्या हुआ जतिन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? जतिन बोल पड़ा, दीपेश देख, मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूं, मगर अभी जो मेरे साथ हुआ कुछ समझ में नहीं आया है। मगर हुआ क्या? मैं इस कमरे में आया था तो ऐसा लगा अलमारी के अंदर कोई छुपा बैठा है। अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अलमारी खोलकर अंदर हाथ डाला और मैं यहां हूं कहकर उसे पकड़कर निकालना चाहा, मगर वो जो भी था शरीर जैसे ठंडे लोहे की तरह था। तो विश्वास नहीं करेगा, मैं बिजली का झटका सा खा गया और मैंने हाथ बाहर निकाल लिया। दीपेश को पता था ये जो कुछ भी हो रहा है वो किसी पैरानॉर्मल घटना के तहत ही हो रहा है। कुछ देर पहले उसके साथ भी हुआ था, मगर सबने उसे उसकी आंखों का धोखा कहकर हंसी उड़ा दी। मगर इस वक्त वो कुछ भी अगर कहता तो जतिन और अधिक डर जाता, इसलिए वो जतिन को डराना नहीं चाहता था। उसने कहा, अरे अंदर कोई लोहे की रॉड होगी, हैंगर होगा कपड़ा टंगाने के लिए, उसी को तूने छू दिया होगा। क्या बात करता है ठंडा शरीर, चल। जतिन ने भी दीपेश की बात को मान लेने में ही भलाई समझी, जबकि उसे पता था कि वो अलमारी पूरी तरह से लकड़ी की थी और उसमें कोई भी लोहे का हिस्सा नहीं था। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता जा रहा था, मगर दीपेश को महसूस होने लगा जैसे सब अनमने मन से खेल को खेल रहे हैं और खेल को खत्म करने में ही सबको भलाई महसूस हो रही है। अगले राउंड में सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी दीपेश को महसूस हुआ छत में कोई जा रहा है। दीपेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अंधेरे में उसने महसूस किया वो अवयव लड़की का है और
लड़की कौन हो सकती है वो समझ चुका था। अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, मैं यहां हूं। दीपेश ने भी बोला, मैं यहां हूं। अगले पल ऊपर साइड छत की ओर जाने लगी। दीपेश के मन में जैसे लड्डू फूट पड़े। इतने देर से जिस पल का उसे इंतजार था वो आ ही गया। रागिनी उसे छत में ले जा रही थी, वो भी अकेले। चलो उस खेल से कुछ देर के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली। वो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। रागिनी सुनो तो। रागिनी हंसती हुई छत पे चली गई। दीपेश भी उसके पीछे पीछे छत में पहुंचा। उसने पाया रागिनी होने वाले कमरे के दरवाजे के पास खड़ी है। दीपेश ने उससे कहा, अरे रागिनी क्या कर रही हो, वहां मत जाओ। मगर हंसती हुई रागिनी उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। और अचानक ही कमरे के अंदर से आवाज आई, अब की बार उस आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, एक अजीब सी कशिश थी। दीपेश जैसे उस कशिश में बन गया। रागिनी रागिनी सुनो तो। ऐसा लगा जैसे किसी अजीब से सम्मोहन ने उसे बांध लिया। कमरे के खूब अंधेरे से दो लाल लाल आंखें झांक रही थी, जिनमें देखते ही दीपेश को सम्मोहन सा हो गया। आओ आओ ना। दीपेश उस सम्मोहन में बंधे हुए उस आवाज की ओर आकर्षित होता चला गया और धीरे धीरे इस कमरे के अंदर चला गया। क्या? अचानक उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा वो एक कमरे के फर्श पर बैठा हुआ है। कमरे में घनघोर अंधेरा था। अंधेरे में उसकी आंखें जैसे ही थोड़ी सी अभ्यस्त हुई, उसने महसूस किया कि उस कमरे में वो अकेला नहीं है। उसके ठीक सामने भी एक आकृति बैठी हुई है, जिसकी गर्दन एक तरफ अजीब सी लटकी हुई है, मगर वो आकृति एकटक उसे देख रही है। दीपेश चौंक सा पड़ा। कहां आ गया है वो? आसपास हाथ पांव मारकर महसूस करने की कोशिश की तो पाया चारों ओर बस बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो जो सीधे ऊपर को चली जा रही हैं। कमरे में ना तो कहीं कोई खिड़की है, ना ही कोई दरवाजा है। मगर अच्छी तरह याद है वो उस दरवाजे से अंदर आया था, मगर वो दरवाजा कहां गया? कौन सी जगह है ये? कहां आकर फंस गया है वो? तभी इस शरीर पर कुछ चलता हुआ सा गया। क्या है? कॉकरोच? ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। इसके साथ ही चिक चिक की आवाज कानों में पड़ी। चूहे चूहे, चिक चिक चिक। कहां आ गया वो? अरे क्यों वो इस कमरे के अंदर आना गया? अंकल ने तो कहा भी था कि इस कमरे में नहीं आना है। अरे कैसे कैसे निकलेगा वो इस कमरे से? पर निकलना तो होगा, वरना यार दम घुटकर मर जाएगा। और सामने ही वो कौन बैठा है उसके, जो उसे इस तरह से देख रहा है? हाँ? क्या करे वो? कैसे करे? तभी उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। ऊपर कुछ रोशनी थी। कौन है ऊपर? किसकी रोशनी है? अभी उसने गौर से ऊपर की तरफ देखा।
वो क्या, वो तो अंकल, रागिनी और जतिन खड़े हैं। उनके हाथों में टॉर्च की रोशनी है। वो उस रोशनी को नीचे मार रहे। अरे मैं आओ। उसके गले से जैसे चीख निकल गई, मगर उसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची। अलबत्ता ऊपर से अंकल की आ रही आवाज को उसने ध्यान से सुना। अंकल कह रहे थे, बताओ, मैंने तुम लोगों को कहा था ये खेल मत खेलो। अब इस लड़के के वालों को क्या कहेंगे? छुट्टियां मनाने आया था बेचारा, क्या हो गया इसके साथ? इसीलिए ये खेल बंद कर दिया गया था। ये कमरा असल में कमरा नहीं है, एक 20 फीट गहरा गड्ढा है, जहां पर हमारे जमींदार पूर्वज लगान न देने वाले किसानों को डाल देते थे। कई ऊंचाई से गिरकर सिर हाथ पैर टूटने की वजह से मर जाते थे, तो कई बच जाते थे, मगर उस गड्ढे में तड़प तड़प कर जान देते थे। इसीलिए इस कमरे को हमेशा बंद रखा गया है। उस गड्ढे में आज भी उनकी आत्माएं तड़पती हैं, इसलिए इस कमरे को ताला नहीं लगाया जा सकता है। अरे नरक का गहरा गड्ढा था वो। मैंने कहा था कोई इसमें नहीं जाएगा। आज से 25-30 साल पहले इस खेल को खेलते हुए एक 13-14 साल की बच्ची इस गड्ढे में गिर गई थी। तब से इस खेल को अभिशप्त मानकर बंद कर दिया गया था, मगर आज तुम लोगों की वजह से ये खेल मैंने फिर से शुरू किया, और देखो इस खेल का अभिशाप, इस बेचारे को अपनी जान गंवानी पड़ी। सब कुछ सुनकर दीपेश जैसे चौंक उठा। जान गंवानी पड़ी? तो फिर उसने एक बार अपने आप को देखा और ऊपर से आ रही टॉर्च की रोशनी में सामने बैठी उस आकृति को गौर से देखा। आकृति बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। हाँ? अरे जानी पहचानी क्यों नहीं लगेगी? ये तो वही है, मगर उसके सामने वो कैसे बैठा है? और उसकी गर्दन तरफ तो क्या ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी गर्दन टूट गई है? और वो मर चुका है। तभी दीपेश के सामने पड़े उसके शरीर की आंखें अचानक खुल गई और वो बोल पड़ा, यहाँ हो।